बुद्धू अपने ही गांव के मुखिया घनश्याम के घर काम किया करता था। बुद्धू मुखिया जी का सबसे खास नौकर था, जिस वजह से मुखिया जी भी अपने नौकर पर पूरा भरोसा करते थे। एक रोज मुखिया जी बुद्धू को पैसे दे रहे होते हैं। अरे बुद्धू इंसान, ये तेरी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें एक बार गिन तो ले। अरे मालिक, 15 साल की उम्र से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। आपका नमक खाया है, नमक हलामी थोड़ी कर पाऊंगा, नहीं आप पर कभी शक करूंगा। यही तो मुझे पसंद है बुद्धू तुम में, वरना तो इतने सालों में मुझे गांव वालों ने भी तुझे लेकर न जाने कितनी बार कह दिया है, लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर भरोसा किया है और हर बार तूने मेरा भरोसा भी जीता है। अरे दीदी, आपने देखा जीजा जी को कैसे मूर्ख बना दिया इसने, और जीजा जी इस मूर्ख पर कितना भरोसा करते हैं, और ये तो उनको बेवकूफ बनाता रहता है। हाँ हाँ, देख रही हूँ। इसे तो मैं 15 सालों से निकालना चाह रही हूँ, लेकिन इसने भी कोई मौका नहीं दिया है जिससे मैं इसे बदनाम करूँ और घर से बाहर निकाल सकूँ। अरे दीदी, आप भी ना, मौके का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि मौका बनाया जाता है। बस आप देखते जाइए आपका ये भाई क्या क्या करता है। अरे मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, जो मैं इन सालों में नहीं कर पाई वो तुम कुछ ही दिन में करके दिखा दोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है लपेटू। माला बुद्धू से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी और न ही उसे अपने घर में देखना चाहती थी, और इसके पीछे का कारण था मुखिया, जो कि बुद्धू पर माला से भी ज्यादा भरोसा करता था। सुनिए जी, मुझे काफी समय से आपसे बुद्धू के बारे में बात करनी थी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको अपनी पत्नी से ज्यादा तो उस नौकर पे भरोसा है। देखो, अगर तुम बुद्धू के खिलाफ मेरा कान भरने आई हो तो उल्टे पांव लौट जाओ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें और किसी से कोई समस्या है तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, और आप जो बुद्धू पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो एक नौकर है। मुझे अच्छे से पता है वो इस घर का नौकर है, लेकिन मैंने उसे कभी इस घर का नौकर नहीं माना है। मैंने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तभी तो भगवान ने अभी तक मुझे कोई संतान नहीं दी है। सब आपके कारण ही हो रहा है। इतना बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। बुद्धू हालांकि ये सब सुन लेता है, लेकिन वो अपनी मालकिन माला की किसी भी बातों का कोई भी बुरा नहीं मानता। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। बुद्धू पूरे दिन मुखिया जी के कामों में लगा रहता, और इधर माला और लपेटू किसी भी तरह बुद्धू को फंसाना चाहते थे। एक रोज सुबह के समय ही मुखिया अपने नौकर बुद्धू से कहता है, बुद्धू, मैंने तुझे जो जमीन के कागज रजिस्ट्रार दफ्तर से लाने के लिए कहा था, क्या वो तू ले आया? हाँ मालिक, वो मेरे पास ही है। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? अच्छा, मुझे तू एक बात बता, मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी होने दी है क्या, जो तू एक खेत के लिए गद्दारी कर रहा है? नहीं मालिक, मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आला। तुमने अपनी पत्नी को यही कहा है कि मालिक ने तुम्हें अपने यहाँ काम के बदले जमीन दी है। ये अफवाह पूरे गांव में फैली हुई है। मुझे पता है मालिक, ये मेरी ईमानदारी का ही नतीजा है जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है, तेरी बीवी 4 औरतों के सामने ये कह रही थी कि मुखिया जी ने काम के बदले खेत दिया है। मालिक, उसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया गया था, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसका नाम लूं। बाकी उसे समझा दूंगा। कौन है वो जिसने ऐसा बोलने के लिए तेरी बीवी को मजबूर किया? और अगर ऐसा था तो तू मेरा इतना खास है, तुझे पहले मुझसे आकर कहना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था, इन भिखारियों का क्या भरोसा, कब पैसे देखकर ईमान डोल जाए इनका। मैंने आपको पहले कहा था जीजा जी कि वो कागज मुझे दे दो, लेकिन आप नहीं माने तो मैंने इसे धमका दिया। ठीक किया तूने, वरना इन्होंने तो अपने नौकर को इतना सर पे चढ़ा रखा है कि अभी तो सिर्फ यही अफवाह उड़ी है कि बुद्धू को मुखिया ने खेत दे दिया। कुछ दिनों बाद ये भी सुनने को मिलेगा कि पुश्तैनी घर भी उसके नाम कर दिया। बुद्धू समझ चुका था कि ये सब और कोई नहीं, मुखिया जी का साला लपेटू कर रहा था, और वो अब अपनी बुद्धिमानी से काम लेता है।
और एक रोज बुद्धू मुखिया जी के मेहमानों को चाय पानी दे रहा था। तभी माला घर के बाहर चिल्लाते हुए आती है। अरे कहाँ हैं आप? अरे सुनिए, ये क्या किया आपने? एक चोर को घर में पनाह दिया था ना। देखिए, मेरे सारे गहने चुरा के ले गया जो अनाज वाले घर में छुपा के रखे हुए थे। लेकिन ये झोला तो लपेटू का है। और मालकिन ये क्या कह रही है? मुखिया जी के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बोलते क्यों नहीं इसे कुछ? 2 कौड़ी का नौकर है। ये तुम सबके सामने क्या तमाशा बना रही हो? हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अरे और लोगों को भी पता चले ना कि इस नौकर की असलियत क्या है, जिसे आपने इतने दिनों से अपने घर में पनाह दे रखा था। अब उसने क्या ही किया, मेरे सारे गहने चुरा लिए। नहीं मालकिन, ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि ये झोला तो मेरा है भी नहीं। मैं भला चोरी क्यों करूँगा? अब तक ईमानदारी से खाता आ रहा हूँ। माला और मुखिया के बीच लड़ाई देख वहाँ बैठे लोग उठ जाते हैं, लेकिन तभी कहीं से माला का भाई लपेटू आता है। अरे दीदी, झोला देखा है क्या मेरा आपने? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहीं गुम हो गया शायद। और आप लोग यहाँ मुझे घूर क्यों रहे हो? चलता हूँ मालिक, शाम में समय से आ जाऊंगा। अरे बुद्धू, मुझे पता है तू ये सब नहीं कर सकता है। बुद्धू तो वहाँ से चला जाता है, साथ ही वहाँ मौजूद मेहमान भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब जैसे ही लपेटू उस झोले को खोलता है, उसमें गहने देखकर हैरान रह जाता है। ये किसका है? ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने गहने आज तक नहीं देखे। अब बोलना, अब क्यों नहीं खुल रही तेरी जुबान? चोर कहीं का, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करने में? आज ही माँ को बोलती हूँ कि तुझे क्या सिखा कर भेजा है जो तूने अपनी ही बहन के घर में चोरी की। इधर बुद्धू घर आता है और खाना पीना खाकर आराम से खाट पर लेटा हुआ सोच रहा होता है। क्या चाल चली बुद्धू तूने? अपने ही चाल में दोनों खुद ही फंस गए। वो गहने तो मैंने ही लपेटू के झोले में छुपाए थे। वो मुझे फंसाने के लिए मेरी बीबी को धमका सकता है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? इधर मुखिया माला और उसके भाई पर गुस्सा था, क्योंकि माला ने मेहमानों के सामने ये सब तमाशा किया था। मुखिया अपनी पत्नी की हरकतों से तो वाकिफ था, लेकिन अब वो अपने ही साले की चोरी पकड़ी जाने के बाद उस पर और भी ज्यादा शक करने लगा था। तूने अपनी ही बहन के घर में चोरी करी? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सबके सामने उस नौकर को बदनाम करने गई थी, लेकिन मेरी ही बदनामी हो गई। ए दीदी, आपकी सर की कसम खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि वो गहने मेरे झोले में किसने रख दिए। और मुझे पता भी नहीं था कि उस वक्त आप उस बुद्धू को बदनाम कर रही हैं। तभी तो मैं झोला ढूंढने के लिए वहाँ आ गया। मैंने कहा था ना, मैंने इतनी बार उसे फंसाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो है कि हर बार बच के निकल जाता है। इस बार तो बच निकला, लेकिन मुझे फंसा गया। लेकिन दीदी, कसम खाता हूँ मैं अगली बार इसे छोड़ूंगा नहीं। और जीजा जी से कहते ना कि मैं जा रहा हूँ, वो तो यही चाहते थे ना। मैं तुझे जल्दी बुला लूंगी, पहले इस नौकर को तो घर से निकालूं। बुद्धू हर बार अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को भांपकर उससे पहले ही उससे बाहर निकल जाया करता था और मुखिया जी के सामने बेकसूर बन जाया करता था। बल्कि बुद्धू को फंसाने वाले खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस जाया करते थे। दोपहर के समय जब नवेली अपने कमरे में चैन की नींद सो रही होती है, तभी उसकी सास अलबेली उसे बाजार जाने के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वो नींद में कमरे से हॉल में आती है और आकर सोफे पर पसर जाती है। अरे बहू, कौन सी सोने की बीमारी लग गई है तोहे? भरी दोपहर में खराटे ले रही है। अरे उठ जा, सामान लेने बाहर जानो है। हाँ तो सासू माँ शाम को चल लेंगे ना। ऐसो है, इन अखियन को खोल ले और लिस्ट पकड़ के फटाफट बाजार चल मोरे संग। नवेली आंखें मलते हुए इस सामान की लिस्ट को देखती है और हैरानी से कहती है, सासू माँ, ये अपने घर का सामान है कि पूरे मोहल्ले का? क्या क्या लिख दिया लिस्ट में आपने? अरे गोबर बुद्धि, तेरो पति को जन्मदिन आ रो है, बाकी पार्टी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, सामान लानो है। लेकिन इनके जन्मदिन पर 8 साड़ियाँ, ये तोहफे और बाकी सामान इनका क्या करेगा आपका बेटा? हाय दैया, अरे पार्टी में तेरे ननद और बाकी तीनों ससुराल वाले भी तो आएंगे, उनको का खाली हाथ भेजेगी यहाँ से?
सबके लिए ही मैंने ये सारो सामान लिखो है। क्या ननन जी के साथ उनके ससुराल वाले भी आएंगे? हाँ, वो भी एक ना, तीनों ससुराल वाले आएंगे। ये सुनकर ही नवेली अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला किसी के 3 ससुराल कैसे हो सकते हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं कुछ समय पीछे। अलबेली देवी ने अपनी बेटी तारा की शादी बहुत धूमधाम से एक अच्छे से घर में करवाई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अलबेली और तारा की सास उसे इतनी छोटी उम्र में विधवा बनकर जीवन नहीं बिताने देना चाहती थी, जिसके कारण तारा की दूसरी शादी भी एक रईस और अच्छे खानदान में करवा दी गई। लेकिन 6 महीने होते ही उसके दूसरे पति ने उसे किसी और लड़की के चलते डिवोर्स दे दिया। इस बात का दुख तारा के मायके वालों से ज्यादा उसके ससुराल वालों को था, इसीलिए उसने अपनी समधन के साथ मिलकर नवेली की ननद तारा की तीसरी शादी करवाई, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इस तरह तारा के 3 ससुराल थे और तीनों ही ससुराल वालों से तारा के मायके वालों के अच्छे संबंध थे, जिसके चलते हर तीज त्योहार पर तारा के तीनों ससुराल वालों के लिए उसके मायके से तोहफे, फल और कुछ सामान जाया करता था। साथ ही हर पार्टी में भी नवेली की ननद के तीनों ससुराल वालों की शिरकत हुआ करती थी। अरे अब सर काहे को खुजा रही है, चलनो है कि नहीं चलनो है? अरे मना करूंगी तो कौन सा आप नहीं ले जाओगी? आती हूँ थैला लेकर। हाँ हाँ, साथ में मुंह भी धो लियो, कभी नींद में ही खरीदारी करती नजर आए। कुछ देर में दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। नवेली के पति विनय का जन्मदिन आता है और सुबह से ही नवेली घर की सफाई में लग जाती है। शाम को घर की सजावट कर वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शाम के समय उसकी ननद तारा अपने पति अंकुश और सास सुमित्रा के साथ आती है और फिर तारा के पहले ससुराल से उसकी सास कौशल्या और दूसरे ससुराल से ससुर दुग्गल जी भी आ जाते हैं। 8 बजते ही पार्टी शुरू होती है। विनय केक कट करता है और सभी उसे बधाई देते हैं। अपने आसपास नवेली को ना देखकर विनय रसोई में जाता है और उसे वहाँ खाना बनाते हुए देख उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का जन्मदिन है और तुमने अभी तक उसे विश नहीं किया? कहाँ से करूँ, सारा दिन तो काम में लगी हूँ और अब भी अपनी ननद के तीनों ससुराल वालों के लिए पकवान तले जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अपने समधि और समधनों से बतियाने में लगी पड़ी है। धीरे बोले यार, मेहमान सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो, कम से कम इसी बहाने बुरा लगेगा तो मेरी ननद का एक ससुराल तो कम होगा। अरे इतना तो सगे समधियों से भी भाईचारा नहीं होता जितना सासू माँ ने मेरी ननद के तीनों ससुराल वालों से रखा हुआ है। वो बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा आकर दरवाजे पर नॉक करती है। उसे देखकर विनय पीछे हो जाता है। तभी तारा कहती है, भाभी गर्म पानी मिलेगा, मेरी सासू माँ को चाहिए था। अच्छा, पर कौन सी वाली सास को, पहली या तीसरी? वो क्या है ना, 3 ससुराल है तुम्हारे, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारी इस इकलौती भाभी को। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही ले जाती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। नहीं नहीं तारा, तू जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी तारा वापस हॉल में चली जाती है। कुछ ही देर में नवेली सभी के लिए खाना लगा देती है और एक एक कर सभी को खाना परोसने लगती है। तभी तारा की पहली सास कौशल्या कहती है, अरे नवेली बेटा, दुग्गल जी को खीर थोड़ी और परोसो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी शुगर का पेशेंट हूँ। तुम ना सुमित्रा समधन जी को परोसो, उन्हें ना बहुत पसंद है खीर। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी भी कोई उम्र रही है मीठा खाने की। हाँ तो एक काम करती हूँ, ये खीर मैं पड़ोसियों के घर जाकर परोस आती हूँ। अरे सासू माँ ने ननद जी के ससुराल वालों के लिए ही मुझसे मेहनत करवाकर खीर और ये पकवान बनवाए हैं। अभी आप लोग नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे अलबेली बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब तारा मेरी बहू थी तब भी, और अब जब बहू नहीं है तब भी आप मुझे वैसा ही मान देती हैं जैसा कि तारा बहू की सास सुमित्रा को। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नालायक बेटे ने तारा बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना समधी माना हुआ है। अरे जा में कौन सी बड़ी बात है गई? तारा बिटिया के विधवा होने के बाद भी आपने बाकी दूसरी शादी के लिए सोची। कौन सास ऐसी सोच रखे है?
और दुग्गल समधी जी, आप अपने बेटे से बढ़कर मेरी बेटी को मानते हो। जे कोई कम है का? सबसे आभारी तो मैं सुमित्रा बहन जी की हूँ। पिछले 2 ब्याह के बारे में जान के भी जाने तारा को अपनी बहू बनाने का फैसला कियो। उन सब की बातें सुन अलबेली की बहू नवेली कोने में खड़ी अपने पति से कहती है, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ नाम की ही नहीं काम की भी अलबेली है। अरे यार, बेटी के ससुराल वालों के नखरे उठाना कोई आसान काम है क्या? पर तुम्हारी माँ तो खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक नहीं अपनी बेटी के तीनों ससुराल वालों का ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे वो उनके अपने रिश्तेदार हों। अरे तुम चुप रहो यार। कुछ देर में अलबेली तारा के तीनों ससुराल वालों को कुछ तोहफे देकर विदा करती है। समय बीतता है। एक रोज जब नवेली अपनी सास के साथ टीवी देख रही होती है, तभी फोन बजता है और अलबेली कहती है, अरे तारा बिटिया, का हाल चाल है गो तेरो? और ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? आ गया 3 ससुराल वाली ननंद का फोन। जरूर कोई बुरी खबर होगी। कभी कभी तो लगता है कि काश मेरी कोई ननंद ही ना होती, क्योंकि ननंद ना होती तो ननंद के 3 ससुराल ही नहीं होती। परेशानी की असली जड़ तो ननंद है। हाँ हाँ, मोहे सब समझ आ गई, रखती हूँ। अलबेली फोन रखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, दामाद जी की बरसी हैगी तो? बरसी? हाय दैया, अंकुश नंदोई जी कब निपट गए सासू माँ। अब ननंद जी की चौथी शादी करवानी पड़ेगी। हे भगवान, कितना बेरहम है तू। अरे नास पीटी, पूरी बात तो सुन ले। पहले ही अनाप शनाप बकनो चालू कर देती हैगी। अरे अंकुश दामाद जी भले चंगे हैंगे, वो तेरी ननद के पहले पति की बरसी का दिन आ रहे हो है। वाके लाने फोन करो तो तारा ने चलने की तैयारी कर ले। सासू माँ, ननंद जी को कहो ना कि वो अपने अभी के ताजा ससुराल पर ध्यान दे। पुराने 2 ससुरालों से जुड़े लोगों के बारे में इतना क्या सोचना। उनके चक्कर में मुझे और अपनी ननंद के 3 ससुराल वालों की खातिरदारी करनी पड़ती है। अरे बहू, रिश्ते कोई कच्चे धागे ना होवत है जो पल में तोड़ के काम चल जाए। हाँ तो क्या हुआ, जूट की रस्सी है जो कभी टूटेगी ही नहीं। सासू माँ, ननंद जी का ससुराल वाले उनको संभालने दो। उनके चक्कर में आप मेरी चटनी क्यों बनाती हो? देखो, ऐसा ही रहा ना तो आपकी बहू अपना ससुराल छोड़ देगी। और कहाँ को जाएगी? अपने मायके, क्योंकि ननंद जी की तरह मेरे 3 ससुराल तो है नहीं जहाँ एक सास से झगड़ा होने पर दूसरी सास के पास रोने चली जाऊँ। रुक, तू रुक, अभी झाड़ू कहाँ है? सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सुनो, सुनो तो सही। तेरो मजाक तो मैं निकालती हूँ, रुक अभी। तभी उसकी सास बगल में पड़ी झाड़ू लेकर उसे सूतने के लिए दौड़ती है, तो नवेली अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। गोल मटोल गोलावती अपने बेटे गौतम के रिश्ते के लिए पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है, जहां लड़की की मां इमरती सभी के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर हैरान रह जाती है और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को देखकर मन में कहती है, हाय दैया, ये किन पहलवानों के घर से रिश्ता आया है मेरी कोमल के लिए। अभी इनको कप में चाय दूं या बाल्टी में? अरे बहन जी, क्या सोचने लगी? चाय रख दो, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ हाँ, कांता बहन ने बताया था आपके परिवार के बारे में। बहुत नाम है आपके परिवार का, खुद की कंपनी भी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ऊंचे और खाते पीते खानदान से हैं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। अब अपने गौतम बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि हमें ही कोई पसंद नहीं आई। अब देखिए, हम खाते पीते हट्टे कट्टे लोग, तो बहू भी थोड़ी हट्टी कट्टी ही होनी चाहिए ना। फिर तो मेरी कोमल का रिश्ता यहाँ होने से रहा, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। बहन जी, अभी बिटिया को बुला लीजिए। माँ, पापा, देखो, लड़की जैसी भी हो हाँ कर देना। वैसे ही लड़कियाँ मुझे छोटा हाथी कहकर ना नापसंद कर देती हैं। गौतम बोल ही रहा था कि तभी इमरती अपनी बेटी कोमल को लिए वहाँ आती है। पतली दुबली कोमल को देखकर लड़के वाले उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि वो खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पतली थी। तभी गोला देवी कहती है, यही आपकी बेटी कोमल है? जी बहन जी, वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसका वजन घट गया थोड़ा। थोड़ा घटा है? हमें तो लग रहा है थोड़ा ही बचा है। अरे वजन में क्या रखा है, इंसान का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप खड़ी क्यों हैं कोमल जी, बैठ जाइए। जी मेरा भी यही मानना है। कुछ देर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और सभी लड़का लड़की के फैसले का इंतजार करते हैं। तभी कोमल कहती है, माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पक्का ना बेटी?
तो इस मोटे ससुराल में रह तो पाएगी ना? माँ, अभी मैं पतली हूँ तो क्या ससुराल भी पतले लोगों का ही मिलेगा? देखो, मेरा रिश्ता हो रहा है ना, वही बहुत है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है माँ पापा। बेटा एक बार फिर सोच ले, जहाँ इतने रिश्ते देखे हैं वहाँ 2-4 रिश्ते और देखने में मेहनत कर लेंगे। अरे पापा, सारी उम्र क्या रिश्ते ही देखता रहूंगा। अभी मेरी शादी हो जाए, बस मुझे लड़की पसंद है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेती माँ जी। गौतम और कोमल की हाँ कहते ही दोनों परिवार वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और कुछ ही समय में दोनों की शादी का दिन आता है। दोनों मंडप में आते हैं और शादी की रस्मों के लिए गौतम वेदी पर बैठता है, तो वेदी उसके मुकाबले छोटी होने के कारण वो आधा जमीन की तरफ तो आधा वेदी पर बैठा हुआ था। तभी वो कहता है, सासू माँ, वेदी थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा, वेदी तो इतनी ही होती है ना, तुम ही कुछ ज्यादा फैले हुए हो। अरे बेटा तो एक काम कर, दोनों वेदी पर तू ही बैठ जा। बहू तो पतली सी है, एडजस्ट कर लेगी। क्यों समधन जी? अरे पतली है तो क्या, दूल्हे की गोद में बैठ जाए दुल्हन। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ गौतम और कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। और इस तरह पतली कमसिन कोमल अपने मोटे ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म कर कदम रखती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एक रोज नाश्ते के समय गुल्लू लाल कोमल से कहता है, बहू जरा मक्खन लगाकर 2 पराठे और देना। 2 पराठे और ससुर जी? अभी तो आपने 4 खाए हैं। देखिए, सादा खाने से आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। अरे बहू, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तू अपनी बोल कि तुझे ज्यादा पराठे बनाने तो भारी नहीं पड़ रहे ना। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? माना मैं खाती कम हूँ, लेकिन काम में कामचोरी नहीं करती। ये लीजिए ससुर जी पराठे। अच्छा बहू, मैं कह रही थी जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम दोनों को मंदिर जाना है भगवान और पुजारी जी का आशीर्वाद लेने। हाँ सासू माँ, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष आरती और पूजा करके दोनों पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गौतम वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें उसके मोहल्ले में रहने वाली सुमति मिलती है, तो दोनों सास बहू को देखकर वो कहती है, कैसी है गोलावती, और ये सूखी सी लकड़ी कौन है तेरे साथ? सूखी लकड़ी नहीं, मैं इनकी बहू कोमल हूँ आंटी। अच्छा, तो ये है तेरी बहू। वो मैं मुंह दिखाई में आई नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं, पर अब पता चल रहा है कि मोहल्ले की औरतें वो बात क्यों कह रही थी। बात? कैसी बात? वही कि पतली बहू का मोटा ससुराल, मतलब अब ससुराल वाले इतने खाते पीते मोटे हट्टे खाटे हैं, लेकिन बहू झाड़ू की सीख से ले आए। अरे तो मेरी बहू हमेशा ऐसी पतली सुखड़ी थोड़ी रहेगी। अरे वो भी खाते पीते घर की बहू है। हाँ, वो तो है ही। मैं तो बस वही बता रही थी जो लोग कह रहे थे। चलो चलती हूँ मैं। तुम दोनों सास बहू को देखकर याद आ गया कि मुझे कद्दू और ग्वार फली लेने बाजार जाना है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाती है। तभी गोलावती अपना सर खुजाते हुए कहती है, हमें देखकर इसे सब्जी की याद क्यों आई और ये हंसकर क्यों गई? मोटा शरीर और उससे भी मोटी बुद्धि। हंस कर नहीं, आपको कद्दू और मुझे गवार फली कहकर मजाक बनाकर गई है हम सास बहू का। चलिए अब। तभी सास बहू अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। धीरे धीरे कोमल भी अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। एक रोज गौतम अपने शर्ट के बटन लगा रहा था, लेकिन उसके मोटापे के कारण वो एक बटन लगाता तो दूसरा खुल जाता। तभी कोमल नाश्ता लेकर वहाँ आती है और उसका ये हाल देखकर कहती है, बस अब यही तो होगा, मोटापे के कारण कपड़े भी शरीर पर रुकने को राजी नहीं है। कितनी बार कहा है, मैं मोटा नहीं हूँ, बस खाते पीते घर का हूँ। बस अभी मुझे मत सिखाओ। खाते पीते होने का मतलब ये नहीं कि खा पी कर फूलते ही रहो। बताओ, अब तो तुम्हें डबल एक्सेल शर्ट भी छोटी हो रही है। देखो, मेरी मानो बढ़ता वजन बीमारियाँ लाता है। हाँ, समझ गया। अभी नाश्ता कर लूँ? जी नहीं, ये नाश्ता मैं अपने लिए लाई हूँ। आप तो आज बिना नाश्ते के ही जाओ। अरे कोमल सुनो तो। अरे कोमल नाश्ता वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और ना सिर्फ गौतम को बल्कि अपने सास ससुर को भी वो यही सलाह दिया करती थी, लेकिन सभी उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। एक रोज संडे के दिन दोपहर के खाने में कोमल सब के लिए खिचड़ी बनाकर रखती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे ये तूने अपना खाना हम सबको क्यों परोस दिया बहू? हाँ बहू, ये खिचड़ी विचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता। हाँ तो कभी कभी बिना स्वाद की चीजें भी खा लिया कीजिए, और खिचड़ी पौष्टिक होती है। अरे हमें नहीं भाती है खिचड़ी,
और छुट्टी के दिन तो कुछ स्वादिष्ट बना देती बहू। आप कैसे लोग हैं, आप ही बताइए। अच्छा लगता है क्या जब लोग कहते हैं कि ये देखो पतली बहू को मोटा ससुराल मिल गया, जहाँ इंसान नहीं एक छोटा हाथी और दो छोड़िए बहू तो कौन सी ठीक ठाक है। मेरा बेटा छोटा हाथी तो उसके सामने गिलहरी मालूम पड़ती है। बस कीजिए आप लोग। अरे क्या मोटा पतला लगा रखा है। कोमल, तुम्हें हमारी सेहत की फिक्र है, मानते हैं, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे ही अपने खाने की आदत में कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसलिए अपने इन मोटे ससुराल वालों को थोड़ा समय दो। हाँ बहू, और देख तू भी तो पतली है, लेकिन हमने कभी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की ना। अब लोगों का क्या है, वो पतली बहू का मोटा ससुराल कहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुझे अपने इस मोटे ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है। ये तो आपने सही कहा ससुर जी। अपने पतलेपन को लेकर जितने ताने मैंने सुने हैं वो सब मैं ससुराल आने के बाद भूल ही गई हूँ। यहाँ मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों ने मुझे पसंद किया। हाँ, तो इसी बात पर हम सब आज खिचड़ी का ही लंच करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं और एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। और इस तरह कोमल अब अपने ससुराल वालों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देती, ना कि लोगों की बातों पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।